पुनः आपकी आज लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में। चलिए प्रश्न नंबर 1 है, ओजोन दड़ के लिए क्या जिम्मेदार है? कार्बन मोनो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल सही, तो सीएफसी बोल सकते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आप सीएफसी भी बोल सकते हैं। और ये ओजोन क्षरण करता है, ओजोन क्षरण कैसे होता है, ओजोन क्षरण करता कैसे है? चलिए श्री राम जी, आपका माइक भाई सही नहीं करता है लग रहा है। सर जी, इसीलिए तो मैं माइक ऑन नहीं कर रहा हूँ। चले आइए कि हमारे यहाँ ना या तो उसको एक बार जो है क्या करिए आप जो है एक बार अकाउंट डिलीट मार दीजिए। ये प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में वहां पे अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन आपका, तो उसको डिलीट मार के पुनः उसको इंस्टॉल करिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय इटली में है। ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्य कार्यालय इटली में है। इसके पहले वाला जो प्रश्न था, मैंने उसमें आप लोगों से पूछना था उसमें कि जो ओजोन क्षरण होता है सीएफसी के कारण, तो ओजोन का क्षरण सीएफसी कैसे करता है, किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत करता है? कोई बताएगा इसमें से? इसके अणु उसके अणु को तोड़ता है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सही सही तोड़ता है। इसे क्या है कि आपका जो ओजोन जो है O3, ओजोन मतलब होता है ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के जो है ओजोन का निर्माण करते हैं। और क्लोरीन जो होता है ओजोन के अणुओं को अलग अलग कर देता है और ऑक्सीजन बन जाते हैं। मतलब जो ही तोड़ता वहां से एक अणु को अलग कर देता है, उससे उसके साथ क्रिया का रिएक्शन करके एक अणुओं को अलग कर देता है, और अलग करने के कारण जो होता है ओजोन का क्षरण वास होने लगता है। तो ओजोन क्षरण का कारण यही है। क्लोरीन का एक अणु जो है 1000 ओजोन के जो कण है उनको तोड़ने की क्षमता रखता है। खतरनाक इसलिए है, ज्यादा दिक्कत खड़ी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनिसेफ के लिए गैर अनुबंध हो फर्स्ट पार्टी नहीं है? यूनिसेफ, यूनिसेफ माने जानते हैं आप, हैं बच्चों के लिए विशेष रूप से कार्यक्रम चलाता है। यूनाइटेड नेशन आप नहीं है भाई, यूनिएफसीसी है ये, यूनि यूनिसीसी है, इसका मतलब पता भी नहीं है, गलत शब्दावली कोई आ गई, मैं इसके पहले नहीं मिले, पढ़ाया भी था उसके बारे में। एफसीसी मतलब क्या होता है भाई, किसी को पता है इसमें? एनसीसी होता है। एफसीसी है ये, गैर अनुबंध वन पार्टी नहीं है। तो इसका जवाब यहाँ दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है। तो अब फिलहाल एफसीसी क्या है पता, इस बारे हमको भी नहीं है, पहली बार मिला है हमें ये। आगे आ जाइए, फिलहाल इसका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज शायद होता है उसका। क्लाइमेट चेंज, हाँ ये तो हो जाएगा। फ्रेम वर्क ऑफ द क्लाइमेट चेंज, सी फॉर क्लाइमेट, सी फॉर चेंज, हाँ हो सकता है ये यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज। तो इसका मुख्यालय आपके ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह कौन सा है? ICE, YesSat, जेसन फर्स्ट, इवुकी, NPOESS, बड़ा कठिन शब्द है, और ग्रीन हाउस गैस को करने के लिए बनाया गया ये है। पहला है आपका नहीं पहला नहीं है भाई, आंसर सी सही है, इवुकी सही किया हुआ है। इवुकी विश्व का सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस निरीक्षण उपग्रह है ये आपका है। अब चलिए अगला आपको मिलान करना है, मतलब कौन सा कहाँ पे है ये? चंद्रताल आर्द्रभूमि कहाँ पे है? पोंग, पगोंग, जार, जम्मू और कश्मीर में, मतलब कौन से कहाँ पे है, इसको मिलान करना आपको है।
इसमें से एक जो है एक का मिलान सही नहीं है, 3 का मिलान सही है, एक का मिलान गलत है। बता दीजिए भाई कौन सा गलत मिलान है यहाँ पे। किसी को पता इसमें है? ये वाला गलत लग रहा है सर। क्लोरू वाला सर, क्लोरू। नहीं, क्लोरी वाला सही है। क्लोरो हम पे आपके कर्नाटक में ही है, तो सही है। ये वाला सही लग रहा है। पिछोला झील राजस्थान में ही है, ये भी सही है। पहला चंद्रताल आद्र। चंद्रताल के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन जो है पोंग जार जो है आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा, हमको दिख रहा है कहीं। ये पोंग वाला जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं दिखा। हो सकता है पोंग आपका जो है, देख लेता हूँ सही क्या है इसका है, जवाब देख लेता हूँ। चलिए भाई, आपका उत्तराखंड डी में। वाला सही, तो कलेरू सही किया हुआ है। करेक्ट आंसर डी, कलोरू आर्द्रभूमि कर्नाटक। कलोरू आर्द्रभूमि आंध्र प्रदेश में है, इसी कारण इसका चौथा विकल्प जो है आंध्र प्रदेश में है। जी सर। आंध्र और कर्नाटक। चलिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का है, तो उसका मतलब है कि तीनों सही है। जी सर। आर्द्रभूमि जो आपकी है, आर्द्रभूमि का मतलब आर्द्रभूमि जो आपके यहाँ पे है, ताल आपका ये भी सही हिमाचल प्रदेश में, पोंग आपका जम्मू कश्मीर में है, पिछोला आपका राजस्थान में है, कुलेरू आपका आंध्र प्रदेश में है। चलिए बिल्कुल आपका जवाब सही था, मैं ही दुविधा में था इसमें। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ये नए नए जवाब कहाँ से आते हैं, नए नए शब्द चुन करके। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, मध्य अभ्यारण्य से भी प्रदेश। कई प्रश्न, अभ्यारण्य से भी कई प्रश्न परीक्षा में आपके आए थे इस बार, और सारे प्रश्न पढ़ाए हुए थे अभ्यारण्य से। लेकिन एक आध ऐसा था जो उसमें इसे क्या था कि मतलब मध्य प्रदेश में है सर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में। नौरादेही। चलिए बहुत सही जवाब आपका, जी। एमपी में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये, तो भैया मैं पहली बार देख भी रहा इसको, मैंने इसके पहले देखा ही नहीं है, कहीं मिला नहीं मुझे, कहीं कहीं था। नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य आपकी एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। चलिए, जबकि एमपी के बारे में कई बार मैंने जो अभ्यारण्यों को देखा है, लेकिन इसमें कहीं नौरादेही कहीं मिला नहीं मुझे। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपका है, ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है एमपी का। रेड प्लस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? एनपीटी, सीबीडी, एमजीडी, एमडीजी, पृथ्वी सम्मेलन। रेड प्लस। एमडीजी। एमपीजी माने क्या होता है, एमडीजी माने क्या होता है, सही कैसे करेंगे उसको, कुछ बताएंगे तब मालूम पड़ेंगे सही है। और रेड रेड डाटा बुक भी नहीं है, रेड प्लस करके कार्यक्रम है ये, और रेड प्लस बारे हमको पता नहीं है। देखिए इसका सीबीडी सही किया है। रेड प्लस प्रोग्राम जैविक विविधता का सम्मेलन है। कन्वेंटेंस क्या लिखा हुआ है, कन्वेंटेंस ऑफ जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो रेड प्लस का मतलब है कि जैव विविधता को लेकर कार्यक्रम है, मैं लग रहा है ये जैव विविधता कार्यक्रम को लेकर के है ये रेड प्लस। और जानते हैं आप है रेड रेड डाटा बुक का जो संकलन होता है, जो आपके जो खतरे में जनजीव होते हैं, जंगली जीव जो खतरे में आपके हैं, जैसे आपका गौरैया है या शेरबाग, जो भी मतलब जीव खतरे में इसमें आते हैं, उसमें रेड प्लस प्लस डाटा बुक में रेड बुक में छपता है ये, बैगनी क्या नाम है, गुलाबी पेज पर। और कौन सी संस्था छापती, बताइए इसको, है कौन संस्था छापती है रेड डब्ल्यू बुक? वर्ल्ड वाइड नहीं, कोई बताइए, वर्ल्ड वाइड फंड। कोई बताए भाई कौन छापता है इसको है? तो याद तो उसको सही से हमको भी नहीं है। यूसी उसका याद हमको भी सही सही नहीं है, लेकिन डब्ल्यू नहीं है, ना ही वो है। और चलिए याद दिमाग को नहीं आ रहा कौन सा है वो। दोनों डब्ल्यू जो बता रहे हैं वो दोनों है नहीं उसमें। रेड डाटा बुक जो छापता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता कुछ करके कार्यक्रम है वो। और हाँ
जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको एक बार देखेंगे, अभी हम लोग पुनः देखेंगे, चेक किया जाएगा कि उसका उत्तर क्या है। जो किताब छापती है तो पूरा उसमें मुझे आंसर नहीं, जवाब नहीं मिल पा रहा है उसका दिमाग में। लेकिन चलिए, अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगापोटिक्स मिशन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र किस देश में स्थित है? जलवायु परिवर्तन के में उष्णकटिबंधीय वायुमंडल में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए मेगापोट्रोपिक्स है, तो ये कहाँ पर है बताइए? इटली, फ्रांस, जर्मनी? चलिए, अलग तरह का प्रश्न है, इसको जवाब देख लीजिए। इसका जवाब फ्रांस है। अभी देखिए, कोरोना का एक अलग वेरिएंट एक आया हुआ है और हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी पुनः हो सकता है स्कूल बंद हो सकता है कि पुनः स्कूल बंद करने की प्लानिंग, मतलब एक तरह से बंद होने वाला है। देखिए, कुछ कुछ राज्य, तमिलनाडु में, बहुत सारे राज्यों में बंद हो चुका है स्कूल है। तो कोई किसी को पता है उसका नाम क्या है, नए वेरिएंट का नाम क्या है? ओमिक्रोन। हाँ, इसके पहले डेल्टा यहाँ पे आया था, इसके पहले डेल्टा आया था और बड़े स्तर पर तबाही मचाया था यहाँ आकर के डेल्टा ने। लेकिन क्या नाम है पूरा बताइए एक बार? मैकीक्रोन करके है, क्या नाम बताइए पूरा श्री राम जी एक बार। ओमिक्रोन है सर। हाँ, कोमिक्रोन करके है। तो नया वेरिएंट एक है आपके, और इसकी शुरुआत जहाँ पे हुई है आपके दक्षिण अफ्रीका में हुई है। प्रथम बार जो है इस जो आप बता रहे हैं नया वेरिएंट जो आपका आया, इसकी जो मतलब प्रथम बार जहाँ देखा गया इसको, जहाँ मिला ये है आपके दक्षिण अफ्रीका छत्तीसगढ़ में, भारत में भी मिल गया सर। मिल गया है। तो भारत, छत्तीसगढ़। शुरुआत इसकी दक्षिण अफ्रीका से हुई है, नया वेरिएंट जो जी। आपका आया हुआ। तो अगर देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा तो पुनः हो सकता है प्राइमरी पुनः बंद किया जाए, या बाकी स्कूल पुनः बंद हो, पुनः लॉकडाउन लगे, पुनः गलमुच्छा बांधना पड़े सभी लोगों को। कुछ फ्री थोड़ा सा है इस समय। चलिए, ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? ज्ञान भारती रिजर्व किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात? ये भी भाई पहली बार मिला ज्ञान भारती। गुजरात में है ये ज्ञान भारती रिजर्व, गुजरात में। यहाँ पे देखिए, जो सबसे प्रसिद्ध यहाँ का है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, सबसे फेमस यहाँ का है। और जानते हैं आप लोग हैं, बताइए भाई, गिर उद्यान क्यों प्रसिद्ध है गुजरात का? शेर के लिए, शेर के लिए। एशियाई शेरों का घर और निवास, आखिरी आवास माना जाता है उसको, है बब्बर शेरों का। और जानिए, जो गुजरात का क्या बोलते हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक गुजरात का है बब्बर शेर ही है। जो गुजरात का राष्ट्रीय प्रतीक है बब्बर शेर ही है। चलिए, पहला देख लीजिए, ये कहाँ से आ गया भाई? फॉन्ट्स बंद करें, ये क्या चीज है, चक्कर भैया। ये कहाँ से आ गया? अच्छा ठीक है, खुल गया। चलिए, हम कहीं का थे ही ना। सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है कौन सी गैस भाई? सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, भाप, ओजोन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है। देखिए, इसमें से अगर ग्रीन हाउस की बात कर रहा है तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आती है, और जो आपका जलवाष्प होता है वो भी धरती को गर्म करता है, ओजोन भी काम करता है। चारों गैसें ग्रीन हाउस का काम करती हैं। लेकिन यहाँ पे जवाब प्रश्न आपका सर्वाधिक प्रबल, तो सबसे प्रबल कौन है? तो प्रबल में क्या जवाब देंगे आप लोग? जो है आप CO2 का नाम डालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम डालेंगे। अच्छा बताइए, किस तापमान पर ठोस ठोस जो है कि बर्फ का रूप ग्रहण करती है? CO2 ठोस बर्फ बन जाती है। 48। और कोई? बहुत बार बताया मैंने इसके बारे में, बहुत बार चर्चा मैंने किया है, पहली बार नहीं बता रहा हूँ। तो बता दे कोई। -78। -78। -78 पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गर्म में ठोस बर्फ का रूप ग्रहण कर लेती है। ये बताइए, जो आपके
जो पेय पदार्थ बनते हैं मार्केट में जो बिकते हैं उसमें भी कौन मुख्य रूप से कौन सी गैस मिलाई जाती है उसमें, ताकि CO2। CO2 ही मिलाई कार्बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जो रोटी तवे पे लोग सेकते हैं उसमें जो गैस निकलती है मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है वो? CO2 होती है। यही है सर। CO2 ही CO2 ही होती है। तो इस तरह से ये गैस जो है मतलब बड़े काम की है। आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या बोलते हैं, हरित गृह प्रभाव गैस, ग्लोबल वार्मिंग गैस, विश्व तापन गैस, मतलब अनेक नामों से जानी जाती गैस ये है। तो चलिए इसका जवाब आपका CO2 ही है। यहाँ देखिए भाप सही किया भाई। यहाँ भाप सही किया हुआ है। अब बताइए, देखिए हमने हमने भाप, यहाँ भाप सही किया हुआ है। जलवाष्प भाप को भी कहेंगे। यही तो हमारे भी समझ नहीं आ रहा कि ये जो है ग्रीन हाउस में मतलब गैस में ये भी है। अब भी भाप तो मान लीजिए गैस है, लेकिन गैसों में शामिल तो नहीं भाप आती है। अगर यहाँ पे गैस नहीं लिखता है, अगर यहाँ पे सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस है, गैस ना होता है यहाँ पे अगर, तब तो हम इसको भाप को सही कर लेते। लेकिन यहाँ गैस लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। उससे भाप की बात आएगी तो जलवाष्प जो होता है बड़ी मात्रा में जो है ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पे गैस लिखा हुआ है इसलिए फिर भी इसको भाप को सही किया हो। चलिए फिलहाल कभी कोई होता है इस तरह से, लेकिन जानिएगा कि भाप भी जो है जलवाष्प जो आपका है धरती को गर्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ देखिए लिखा हुआ जो यहाँ पे है, भाप सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव का 36 से 70% कारण है। तो निश्चित रूप से जलवाष्प का कारण तो है, महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन गैस में शायद ना शामिल होता हो, गैस की बात अगर आएगी। लेकिन अब इस तरह दुविधा में डाल दिया है तो क्या किया जाए इसका भाई? भाप भी दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है। उसको पढ़े थे वो, उसमें जलवाष्प पढ़े थे, मतलब सबसे सर्वाधिक प्रबल ग्रीन नहीं, हाउस। भाप तो जलवाष्प, भाप आपका जलवाष्प ही है। जो भाप है वो जलवाष्प ही है, और कोई दुविधा इसमें नहीं है। जलवाष्प भाप एक ही चीज, अलग अलग नहीं है। तब यही होगा, तब हम इसको पढ़े थे एक बार। तो चलिए ठीक है फिलहाल, लेकिन बड़ा हजम होने वाला नहीं यहाँ पे। प्रबल वाली बात क्या है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा अगर गैस नहीं देता यहाँ पे, अगर गैस देकर दुविधा में डाल दिया, गैस ना होता तब तो हम बिल्कुल सही करते भाप को, लेकिन गैस दिया इसलिए थोड़ा सा जो दिक्कत में आ रहा है। चलिए ठीक है फिलहाल, इस तरह से अगर दुविधा वाले प्रश्न अगर आता है तो आप जलवाष्प या भाप को जो है सही कर सकते हैं, दोनों दिया हुआ अगर है तो। लेकिन फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग गैस की बात अगर आएगी तो आपको CO2 ही है। यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा में डाल दिया था। चलिए, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नमथापा, हेमिस, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या इसमें सही करेंगे आप कि जहाँ उष्णकटिबंधीय जगह पर क्या वातावरण जहाँ पे? इंद्रावती। इंद्रावती आपके कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में है शायद। छत्तीसगढ़ सर। छत्तीसगढ़ में है बिल्कुल, वहाँ पे वही हो सकता है। तापमान वहाँ का जो उष्णकटिबंधीय, हेमिस, हेमिस कहाँ पे है? तो आपके वहाँ पे है, हेमिस जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है। पिन घाटी भी आपका उधर उधर कहीं है, तो यही हो सकता है, ये हो सकता है। यही आपका नाम धापा, नाम दफा भी नाम इसका है। नाम धापा लिखा हुआ है, नाम दफा, ये कहाँ पड़ेगा? ये कहाँ पड़ेगा? नाम दफा कहाँ पे है? वहां पे है, अरुणाचल में है, अरुणाचल में है। अरुणाचल। सबसे सुटेबल आपका वही दिख रहा है। चलिए वही सही भी है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आपका छत्तीसगढ़ में है, और वही जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपके आएगा। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है? बताइए भाई। केवला राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी, जय और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव। यहाँ अच्छा ऑप्शन दिया है, दो तीन। केवला देव कहाँ पे है? देखिए इसमें सभी है सर। एक दिया है, केवल दो दिया है, एक और दो दोनों दिया है, 1 2 3 4 सभी सभी होगा, सभी सभी होगा। और हमें लग रहा है सभी इसमें है, सभी है। केवला देव भी शामिल है,
मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका जो वो है आपका असम का, वो भी शामिल है। नंदा देवी आपके यूपी और सभी उत्तराखंड में है, ये भी शामिल है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जो है ये भी शामिल है। देख लेते हैं जवाब क्या है इसका। पहला दूसरा तो हमारे देखने में सही है, उसके बाद में तो नहीं जानते हैं हम। सब सही है, देखिए है 1, 2, 3 और 4 जैव सभी सही विविधता इसमें वाला है। है ना सर? सर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी और ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये सब सही आपका इसमें है और सभी राष्ट्रीय धरोहर में शामिल है। देखिए अगला, देखिए नमधपा था या नाम धापा करके दे दिया यहाँ पे। वही नमधपा जो दिया था वही नाम धापा यहाँ दे दिया है। बताइए भाई कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल। अभी चर्चा इस पर हमने किया था, अरुणाचल में है ये। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला वाला अभी आपका वहां पे जो था एमपी में, क्या नाम था उसका? गिरी, क्या नाम था उसका एमपी वाला? गिरी नहीं था। कुछ इस तरह से कुछ जवाब था, प्रश्न था एमपी का। चलिए नौरा देवी लहौगाला, था, नौरा देवी। हाँ नौराडी, ठीक ठीक। लहौगाला कितुलाना नेशनल पार्क किस देश में है भाई? किस देश में पूछ रहा है, ये भारत की बात नहीं। लहगाला। चलिए आप देखिए, इसका भारत में है ये, और भारत में कहाँ पर देख लीजिए भाई। भारत। नहीं, 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 श्रीलंका में है। ये तो पहले भारत सही कैसे किया हुआ है? यही किया भारत का, और बता रहा श्रीलंका में है। चलिए ठीक है, तो इसका श्रीलंका सही होगा, भारत में फिलहाल नहीं है ये। लोनाला जी सर। कितुलाला नेशनल पार्क भारत में नहीं है, श्रीलंका में होगा ये। श्रीलंका में है। श्रीलंका के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है ये। श्रीलंकाई तेंदुआ, हिरण की रात की मिलते हैं यहाँ पे। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। घाटी उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में है पिन घाटी। लाहौर और स्पीति जिले में है पम्पदुम सोला राष्ट्रीय उद्यान। 16 घासों के बारे में चर्चा हुई आप लोगों से, बता दीजिए भाई कहाँ पे है ये? 16 घास देख लीजिए, वहां पे इसी नाम पड़ गया है। राजस्थान में है। उत्तराखंड। 16 घास है, पश्चिमी घाट पे मिलते हैं ये 16 घास। इसके पहले चर्चा केरल मैंने में। कई बार किया है करके। और पश्चिमी घाट मतलब केरल आपका जो है, आपके शांत घाटी साइलेंट केरल। जहाँ पे है वहीं पे है ये। देख लीजिए जवाब इसका। केरल। पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। केरल के मरापुर शहर के पास है। भारत छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में ये इसके फैला हुआ है। 16 घासें मिलती हैं यहाँ, बड़ी बड़ी घासें होती हैं। और ये परीक्षा में कई बार टच भी किया है। और ये इस तरह पूछता है कि 16 घासें मुख्य रूप से पाई जाती हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट करके प्रश्न भी करता आपसे। दोनों भारत के हॉट स्पॉट हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। और 16 घासें जो होती हैं ये पश्चिमी घाट में। और यहाँ जवाब भी दिया हुआ कौन सा उद्यान है, पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है। और 16 घासों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे जो है आपके केरल में है ये। केवलादेव सबको पता है, कोई समस्या नहीं यहाँ पे है। बताइए किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, किस जिले में है? एमपी के? नहीं नहीं नहीं, राजस्थान किस जिले में है केवलादेव? भरतपुर में है। भरतपुर। सही है, भरतपुर में है ये। और 2010 में इसे मानवकृत कृत्रिम व्यवस्था के लिए इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय से पुरस्कृत किया गया था इसको, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। यहीं पे जो है घाना पंछी विहार भी है केवलादेव के बगल में ही। केवलादेव के अंदर ही जो है घाना पंछी विहार भी है। दोनों बिल्कुल एक ही जगह है। एक राष्ट्रीय उद्यान, उसके अंदर पंछी विहार भी है, घाना पंछी विहार है। और घाना पंछी विहार में जो साइबेरियन बर्ड जो आते हैं उनका ये जो प्राकृतिक आवास है, वहां आकर अपना अंडा उंडा देते हैं, प्रजनन करते हैं और उसके बाद लौट जाते हैं। सिपाही जोला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में भाई? सिपाही जोला उड़ीसा, केरल, त्रिपुरा, मेघालय। ये बड़ा अलग तरह का प्रश्न है, बिल्कुल अलग तरह का है ये।
ये त्रिपुरा में है। सिपाही जोला, देखिए इस तरह से प्रश्न कोई अगर आता है जो बिल्कुल घाल मेल देखे, मानिएगा कुछ दूसरे के राज होंगे जो बिल्कुल अलग तरह के, जो बिल्कुल जिनका मतलब रहता है नाम दफा इस तरह जो मिलेंगे, जानिएगा कि आपके जो है जो उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है भारत का है, जैसे आप सिक्किम जहाँ है, जहाँ असम है, जहाँ हिमाचल है, त्रिपुरा है, उधर के मिलेंगे आपको। ये इधर आपके इधर के क्षेत्रों के नहीं मिलेंगे। तो सिपाही जोला इसी तरह का नाम है, तो कि आपको उधर के मिलेंगे। त्रिपुरा के बारे में पता आपको है? त्रिपुरा और जम्मू, त्रिपुरा और बांग्लादेश जो है क्या है बताए, 3 तरफ से ये जो है बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा आपका है, और इसी की सीमा रेखा जो दोनों की देशों की बनी हुई है, इसको जीरो रेखा के नाम से जानते हैं, शून्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। 3 तरफ से घिरा हुआ है आपके, किससे घिरा हुआ है? प्रश्न परीक्षा में पूछ लेगा अगर मान लीजिए भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी देशों से घिरा हुआ है? गारो खासी जयंती। नहीं नहीं, जयललिता जयंतिया नहीं, कहा इसमें गारो खासी जयंती आएंगी, तो मेघालय में है। हाँ मेघालय। त्रिपुरा की बात हो रही, त्रिपुरा की बात हो रही। त्रिपुरा जो 3 तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जी प्रश्न का परीक्षा में आता आपसे एक, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से विदेशी देशों से घिरा हुआ है? इसका जवाब आता रहेगा त्रिपुरा। बोडला राष्ट्रीय उद्यान, बोडला अपना बना। चलिए अलग तरह का मिजोरम, प्रश्न गोवा में है। गोवा, बोडला आपके गोवा में है। यहाँ पे देखिए विशेष प्रकार का कुछ प्रश्न ये है, ये जरा देख लीजिए इसको, तो छोटा कर लें चलिए इसको हम। बोडला राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। इसमें 8 किलोमीटर में फैला साबर हिरन, मालाबार की गिलहरी, सांपों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा यह गौर, देखिए गौर के बारे में परीक्षा कई बार आया, गौर क्या चीज है? गौर बताइए क्या चीज है भाई, कई बार से तो पूछता गौर, गौर क्या है? बताइए गौर क्या चीज भाई है, गौर कौन सा चीज है? कोई बताएगा इसमें गौर क्या चीज है? गौर एक पंछी का नाम है, गौर एक पंछी है जो कई राज्यों में मिलता है। गौर एक पंछी का नाम है, पंछी नहीं होता, पक्षी होता है। मैंने पंछी बोल दिया, वास्तव में सही शब्द क्या इसका है? पंछी का, पक्षी। चलिए आगे इसको देख लीजिए जरा। ये पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किस आंदोलन का स्लोगन था? नारा किसका था? चिपको आंदोलन का, नर्मदा बचाओ का, एपिको का? इसमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन सर। चिपको का नारा है? एपिको। नहीं नहीं, चिपको और पिक्को लगभग एक ही है। अंतर दोनों में इतना केवल है कि दक्षिण भारत का एपिको आपका है ये, और ये उत्तर भारत का है। चिपको की शुरुआत आपके उत्तराखंड से हुई थी। एपिको दक्षिण भारत में शुरू किया गया था। ये भी, इसका भी काम बिल्कुल वही था। एपिको का मतलब भी होता है चिपकना, और चिपको का मतलब भी होता है चिपकना। पेड़ों को चिपका गया था, पेड़ों को चिपक कर बचाते थे लोग। तो इधर शुरुआत किसने किया था चिपको आंदोलन की? शुरुआत करने वाले कौन थे? 3 लोग थे, नाम 3 लोगों का नाम खास करके यहाँ पे आता है। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम विशेष रूप से आता है। कभी कभी नाम इनका नहीं भी देता है, तो 2 लोग और हैं उनका नाम दे देता है, कहता है इसमें 2 लोग और हैं शामिल हैं। लेडीज थी एक ठो। और देखिए इसको लेकर परीक्षा में बहुत टच करता है, नर्मदा बचाओ को लेकर परीक्षा में टच करता है। तो इसका संबंध किससे है? मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर बहुत परीक्षा में पूछता है इसको लेकर के, नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर के। चलिए देखिए यहाँ पे है, चिपको का ही एक स्लोगन था ये आंदोलन का। बंगाली देसी किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? रुई की, शीशम की, जूट की, चना की? चलिए जवाब देख लीजिए इसका, थोड़ा सा कठिन है ये रुई की वैरायटी है एक। और जूट की बात की आपने, जूट मुख्य रूप से जो होता है भारत में
ये बंगाल में ही होता है, पश्चिम बंगाल में ही पैदा भारत में मुख्य रूप से जूट होता है। ज्ञान भारती ब्रिटिश से पहले आया था। ज्ञान भारती बता दीजिए कहाँ पे भाई ज्ञान भारती? गुजरात में। गुजरात, गुजरात में सर। चलिए अगला प्रश्न, ग्लोबल 200 क्या है? ग्लोबल 200 क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहर की लिस्ट, विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर, WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। ग्लोबल 200 क्या है? क्या कुछ सही है? यूनेस्को द्वारा 200 विश्व धरोहर की लिस्ट है शायद। चलिए जवाब देख ही लीजिए इसका। देखिए डी वाला सही है। ये WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है, जो विश्व के संरक्षण के लिए जो धन देता है, जो विविधता को बनाए रखने के लिए, जो इको पार्क बनाने के लिए, राष्ट्रीय पार्क बनाने के लिए धन देता जो है WWF, तो ये 200 इको रीजन को मतलब इसने लिस्ट जारी किया है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो है ये संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। इसको ग्लोबल 200 कहा गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है भारत में? हैदराबाद में, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता? कहाँ सही करेंगे? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे है? कोलकाता में सर। चेन्नई दिया हुआ है। चेन्नई। और इसके हेम पांडे कुछ करके लिखा दे दीजिए। अध्यक्ष इसके हेम पांडे हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ? चलिए ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ? कोपेनहेगन में, कैनकुन में, बाली में, पेरिस में? पेरिस। हेगल में है सर, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। जीरो दिया है। इंडोनेशिया लिखा हो भाई। बाली इंडोनेशिया। जी। ग्रीन हाउस फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन बाली में हुआ है। बाली इंडोनेशिया में आपके है। एक और जानिएगा यहीं पे, जो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है, एक तरह से मुस्लिम देश है, और सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी जो है इंडोनेशिया में ही है। और नहीं, विश्व स्तर पर जो विश्व की आबादी का जो देश है, चौथा स्थान शायद इंडोनेशिया का है विश्व स्तर पर। तो एक मुस्लिम देश है इंडोनेशिया आपका है। और वहाँ की एक वायुयान सेवा, गरुड़ सेवा वहाँ पे है। गरुड़ जो है वायुयान सेवा, मतलब बहुत सारी चीजें भारत की, जो भारतीय संस्कृति, बहुत सारी चीजें आपको इंडोनेशिया में मिलेंगी आपको। सबसे सुखी देश में सर 1 नंबर पे इंडोनेशिया है शायद। हाँ। और मुस्लिम देश है, वहां पे कोई आतंकवाद वहां पे नहीं है, कोई आतंकवाद वहां नहीं है। कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में है? किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार? पालपुर MP में। देखिए यूपी में तो नहीं है, यूपी में नहीं है, और MP में भी शायद नहीं है। लिखा हुआ है पालपुर। कहाँ हो सकता बताओ कोई भाई, बताइए कहाँ पे हो सकता है? चलिए बिहार सर। मध्य प्रदेश। नहीं, मध्य प्रदेश। भाई MP में कोई नया नया मिल रहा है क्या? मध्य अरे प्रदेश। सर ये सब कहाँ थे? अभी तक हम लोग देखे नहीं थे। हम भी नहीं आज पहली बार दिख रहा है। ये देखिए मिल गया जो है, जो आपके लाल बुक छापता है, रेड डाटा बुक छापता है, ये मिल गया IUCN। दिमाग में नहीं याद आता इसका जवाब क्या है, लेकिन उसमें देखिए मिल गया IUCN। आपका ये डाटा बुक जो है उस छापता यही है। और इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, IUCN कंजर्वेशन ऑफ जो है, इस तरह करके नेचर, इस तरह करके है ये। तो यही छापता है आपका। इसमें क्या लिखा हुआ है? UNC जारी खतरे में प्रजातियों को निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान दो।
क्या लिखा भाई ये? द्वारा जारी खतरनाक प्रजातियों की निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान दो। VEN, CR, EW प्रजातियों को रखा जाए तो किस प्रकार होगा? ये देखिए, जो पढ़ा होगा वही बता सकता है भाई कौन कौन कैसे कैसे है। इसका जवाब देख ही लेते हैं। इसमें देखिए कुछ कुछ शार्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें से जी विलुप्त के कगार पे है, कौन जो है खतरे में है, कौन क्या चीज है, कौन कौन खतरे में, इस तरह करके चीजें यहाँ लिखा हुआ है। कौन अल्पसंख्यक कौन कम मात्रा में होगा, इस तरह कुछ करके मतलब इसका है। अब इसके बारे में अब जो भाई देख लेते हैं जवाब क्या इसका है। इसका देखिए सी वाला सही किया हुआ है। अनवल्नरेबल चपेट में है, जो खतरे में है, गंभीर खतरे में है, जंगल में विलुप्त है। वी का मतलब है चपेट में, मतलब खतरे में आ गई है। ई इंडेंजर मतलब इंडेंजरस है, मतलब खतरे में है। सीआर मतलब है क्रिटिकली इंडेंजरस, मतलब गंभीर खतरे में है ये। और EW मतलब है पूरी तरह से यहाँ से गायब हो चुकी है। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब जंगल से पूरी तरह विलुप्त है ये। तो आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो कभी कोई किस तरह, मान लीजिए बहुत कठिन चीज है ये, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। साइलेंट वैली नेशनल पार्क सबको पता है, बता दीजिए भाई, बहुत फेमस है ये। केरल में। केरल में। ध्यान देना आपको है जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। जलवायु परिवर्तन पर योजना में क्या शामिल है? केवल 1, केवल 2, दोनों में से कोई नहीं। जलवायु लचीला कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, भाई क्या मतलब है इसका? समझ नहीं आया, चक्कर क्या है? राष्ट्रीय सतत कृषि विकास प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन की योजना में। चलिए अब कुछ हम लोग दूसरे प्रश्न को टच करते हैं। अब हिंदी पूछिए सर, हिंदी। हिंदी में आ जाए, चलिए हिंदी में आते हैं। चलिए हिंदी अब लोग टच करते हैं। इसमें देखिए एक ही चीज दिया हुआ है, बाकी प्रश्न कैसे मिलेंगे? सियाड़ा का है। चलिए उसके पहले खुला था हिंदी वाला, कितना दिख नहीं रहा यहाँ पे है। ये पूरे में टच करता हूँ, उसको देखता हूँ। चलिए हिंदी पूछे आप लोगों को। देखिए कुछ अलग तरह के प्रश्न आ गए यहाँ पे हैं। कुछ प्रश्न ठीक लग रहे हैं, वही सब प्रश्न पूरा दिया हुआ है, ये हम लोग पूछ रहे थे। चलिए हिंदी पूछें आप लोगों से। तो पहले से हमने रखा नहीं, समस्या ये है इस सब चीजों को पहले से रखना, रखे होते तो मिलता आराम से आप लोगों को, लेकिन हिंदी में चलिए यहाँ मिलेगा नहीं। चलिए किताब लाते हैं, किताब से आप लोगों से पूछते हैं, वहां से मिलेगा। आप लोगों से प्रश्न किताब से पूछते हैं। एक बार और टच करें भाई। चलिए तद्भव तत्सम जरा हिंदी से देख लीजिए, तो आ गया, मिल गया एक। दिख रहा आप लोगों को स्क्रीन? दिख रहा। चलिए तद्भव तत्सम देख लीजिए।
तद्भव तत्सम है और कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। ये भी परीक्षा में आपके इस बार टच किए थे, 2-3 प्रश्न इसमें शायद आए हुए थे भाषाओं से कि ये शब्द किस भाषा का शब्द है, यूपी टेट वाली परीक्षा में। चलिए, स्टेशन शब्द किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच का है, डच का है, अंग्रेजी का है? अंग्रेजी का। अंग्रेजी। अंग्रेजी। चलिए, तो इसकी हिंदी क्या बोलते हैं इसको? है इसके पहले कभी पढ़ा है इसको, लग रहा है हमने। तो बक बताइए इसको बक हिंदी में क्या अड्डा। बोलेंगे? उसके पहले कोई जवाब दिया था इसको, अब वो करता। बताइए भाई, और कोई बोले? स्थानक। अच्छा सर, हाँ स्थानक, स्थानक। जी स्थानक। सर, स्थानक बता। स्थानक कहते हैं इसको तो हिंदी में। चलिए, चाय शब्द किस भाषा का है? बताइए भाई, चाय। चीनी। चीनी। चीनी शब्द का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का चीनी का है। संकर शब्द का अर्थ है? दो भाषाओं से मिलकर बना दो शब्द। भाषाओं से मिलकर बने शब्द। ये पढ़ाया गया क्या, लग रहा पहले का? मुझे लग रहा पहले जी पढ़ाया सर, गया एक है। बार पढ़ाए थे सर। पढ़ाए हैं सर। लग रहा है पहले पढ़ाया गया है। हाँ। छोड़ते हैं। पहले एक बार हम टच किए सारे शब्दों को। हाँ बिल्कुल वही सब शब्द है, वही है। जी सर। चलिए, इसको हम बंद करते हैं। ये पुराने पढ़ाए हुए शब्द हैं सारे के सारे, तो इसको टच करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ले चलता हूँ चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें सब दी हुई हैं, इसको मैंने भी इससे पहले खोला था। वैसे यहाँ पे आपको प्रश्न वाइज तो नहीं मिलेगा, लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण सब जो भी लिया इसमें है। सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसमें से कोई प्रश्न छोड़ने लायक नहीं है। देखिए, पहला प्रश्न उसमें है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक मतलब होता है जहाँ दो लेंसों का सेट होता है, और एक नेत्रक, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, ये थोड़ा सा जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है। अच्छा बताइए, इसकी खोज किसने किया था? इसकी सूक्ष्मदर्शी खोजकर्ता कौन थे? बताएगा? गैलीलियो। दूरबीन की खोज किया था उन्होंने। दूरबीन। दोनों में अंतर, दोनों में है, दोनों में अंतर है। सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन में अंतर दोनों में है। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? छोटी चीज को दिखा देता है आपको, बहुत छोटी चीज बड़ा कर देता है। और दूरबीन क्या करता है? दूर की चीज को आपको दिखाता है। तो गैलीलियो ने दूर की चीज को देखने के लिए उसने जो है दूरबीन बनाया था। और सूक्ष्मदर्शी जो होता है जीवाणु विषाणु, जो धरती के बहुत छोटे छोटे पाते हैं हमें, उनको देखने में। लेकिन आप लोग जो दूरबीन नक के आविष्कार रखिएगा। दूरबीन के आविष्कारक कौन आपके हैं? वही। देखिए, इसमें ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। प्रकाश की गति कितनी है? प्रकाश की गति को लेकर के। तो 3 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है ये, और इसी को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। दोनों दोनों चीजें यहाँ बिल्कुल सेम है। इसको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह दीजिए, या 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर सेकेंड कहिए। दोनों का मतलब एक है। दोनों तरह परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। और वायु में प्रकाश की गति जो है आपकी कितनी आपकी है? अच्छा होता है, ध्वनि की गति कितनी वायु में, हवा में है? ध्वनि की गति क्या है? बता दें, ध्वनि की गति क्या है? 135 कोई 32 है बताए कि भाई? 132।
अंदाजिए सब, मतलब कंफर्म नहीं है। 332 मीटर प्रति सेकंड है, 332 332 है। 332 मीटर प्रति सेकंड है। और इसको याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद है। और किलोमीटर में अगर रहेगा तो 3 लाख हो जाएगा, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष किस वस्तु को नापने की इकाई, कई बार परीक्षा में आया है, बताइए भाई। दूरी। दूरी। किसकी दूरी मापते हैं, किसकी दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष से? प्रकाश वर्ष की सर दूरी नापते हैं। किसकी? पृथ्वी से सूर्य की। पृथ्वी से सूर्य की खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है, खगोलीय दूरी। कभी सूर्य नहीं, कोई भी खगोल अगर धरती से हम उसको मतलब नापते, उसको मापते हैं, तो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। उसे पार्सेक जो है, सबसे बड़ा पैमाना पार्सेक है। प्रकाश वर्ष से बड़ा पैमाना कौन है? पार्सेक आपका है। पार्सेक। तो कई बार परीक्षा में टेस्ट किया हुआ है, मतलब सबसे बड़ा पैमाना कौन सा है दूरी मापने का, तो आपका पार्सेक है। पार्सेक से छोटा पैमाना आपका प्रकाश वर्ष है, लेकिन दोनों जो है खगोलीय दूरी को मापने का पैमाना है। तो दूरी जो है लिखा हुआ दूरी यहाँ पे, लेकिन किस वस्तु की दूरी मापता है? खगोलीय दूरी मापता है। पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है? पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को कक्ष में रखने के लिए क्या आवश्यक है? जी, अब केंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बराबर होना चाहिए। चलिए बताइए, प्रथम उपग्रह कौन सा था भारत धरती का? प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। चलिए आर्यभट्ट था, बिल्कुल जो है। बताओ प्रथम जो है कि परमाणु भट्टी का नाम बताइए। प्रथम परमाणु भट्टी कौन सी थी? भाभा अनुसंधान। अप्सरा नाम तारापुर। था उसका, उसका नाम था अप्सरा। परमाणु भट्टी का नाम था अप्सरा। और तारापुर, आपके जो तारापुर भी परमाणु भट्टी है, आपके महाराष्ट्र में है तारापुर। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। चलिए अगला है, स्पिन डायर्स ने गीले कपड़े को किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो स्पिन डायर्स है, गीले कपड़े को किस विधि द्वारा सुखाते हैं? अब केंद्रीय बल द्वारा, यहाँ लिखा। अब केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है? स्पिन डायर्स जो यहाँ पे है, स्पिन डायर जो शब्द यहाँ पे आपका है, आपका जो आपके घरों में वॉशिंग मशीन जो आपकी आती है, जी सर। वॉशिंग मशीन की ही खास करके बात यहाँ पे कर रहा है। वॉशिंग मशीन की ही बात कर रहा है, कुछ और नहीं है। इसमें क्या होता है कि उसमें जैसे कपड़ा फटकते हैं, हमें ना कपड़ा फटकते हैं, उसके कपड़े से जो है कि पानी बाकी बूंदे उससे छट के अलग हो जाती है। मान ली कपड़ा आपने भीगा हुआ कपड़ा 2 बार फटका आपने, तो अधिकतम पानी की बूंदें बाहर हो जाती हैं। इसी तरह से उल्टा जब चलता है तो पानी की बूंदें टकरा टकरा कर कपड़े से वापस होने लगती है, तो दूर चली जाती है। इसी को स्पिन डायर्स बोलते हैं, और वहां पे अभिकेंद्री बल काम करता है, और इसी बल के कारण जो है कपड़े कपड़े सूखते उसमें। अगला आपका है, तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं क्योंकि, क्यों पानी फैलती है? प्रश्न भले यहाँ पे आपको उत्तर दिख रहा है, लेकिन प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में से बार बार पूछे जाते हैं। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कारण इसका होता है। पानी की बूंदें जो है जो पानी पर फैलती हैं, पृष्ठ तनाव कारण इसका होता है। तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती है क्योंकि पृष्ठ तनाव उसका जो है कम होता है। और मेन प्रश्न जो यहाँ से ये बनता है कि आखिर जो घर में मच्छरों से बचने के लिए पानी पर ऊपर जो तेल क्यों डालते हैं? तेल क्यों डालते हैं? जी सर। यही बताइए, इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? उस पर तो पानी पे तैरता रहता है। हाँ, तैरने से फायदा क्या होता है सर? उस पर लार्वा जो है नहीं दे पाते हैं, मच्छर बैठ नहीं पाते हैं सर। मच्छर बैठते हैं, डूब जाते हैं उसी में। मच्छर तो बैठते हैं, अपना लार्वा भी देते हैं, लेकिन समस्या ये खड़ी हो जाती है क्योंकि इसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। मतलब पानी को जो है कि पानी वाला भार इसमें रहता नहीं है, पानी और डूब जाते हैं मच्छर। क्या मच्छर लार्वे पानी के अंदर डूब के श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं वो लोग, इसी कारण के लार्वे क्या होते हैं, मर जाते हैं।
और लेकिन एक समस्या और खड़ी होती है इसी से, मछली भी जो है, मछलियां भी मर जाती हैं। पानी के अंदर की मछलियां भी क्या होती है, मर जाती हैं। अगर नष्ट आपने हो ज्यादा जाए। मात्रा में अगर उसमें डाल दिया, पेट्रोल डीजल डाल दिया अगर आपने पानी के ऊपर है, तो मछलियां पानी में श्वसन क्रिया नहीं कर पाती हैं, इसलिए उनको भी मरने लगती हैं। और सरफेस टेंशन के कारण जो है पानी में डूबने लगते हैं, उनके लार्वा पानी में डूब जाते हैं, इसीलिए वो वहां पे। एक चीज और ये पूछता है कि लालटेन में तेल जो ऊपर पहुंचता है बत्ती तक, उस किस कारण पहुंचता है, इसका जवाब क्या देंगे आप? ये सिकत क्या है? ये है बताइए। है। चलिए, जवाब सही है आपका है कि असकत गुड़ के कारण ही पानी जो है नीचे से बाती के द्वारा ऊपर पहुंचता है। इसी तरह से पौधों के पत्तियों तक पानी किस बीज से पहुंचता है, उसका भी जवाब यही आपका है, केशकत्व के गुण के कारण। धरती के अंदर का पानी ऊपर कैसे आता है, केशकत्व गुण के कारण आता है। किसान, मान लीजिए किसान ने खेत जोता, उसके पास समय नहीं है खेत में बोने के लिए, तो धान गेहूं उसको बोना है, और सोच रहा है 2 दिन बाद बोऊंगा, लेकिन जो वो धीरे तेजी से गल रहा है, तो मतलब तेजी से मतलब उसका नमी भाग रही है खेत की, तो क्या करे वो, खेत जुतवा दे कि खेत को छोड़ दे, वैसे क्या करे वो, बताइए खेत भाई। जुतवा के हेंगवा दे, नमी बनी रहेगी सर। हाँ, क्यों नमी बनी रहेगी भाई, उसका कारण क्या है? सरफेस टेंशन। जी बताइए कारण क्या है, नमी बनी क्यों रहेगी? देखिए, इसका जवाब है, पानी जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर केसी बन जाती है, नलिका बन जाती है, उसी नलिका से पानी लगातार नीचे से ऊपर आता रहता है। इसी नलिका को जब तोड़ देते हैं, जो जोतने वाला काम जब होता है, तो नलिका टूट जाती है, टूटने के कारण नीचे पानी ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए नमी नीचे लोग बनी रहती है, और ऊपर जो है, और बहुत दिनों तक, मतलब एक आध दिन तक हम इसका इस्तेमाल एक्स्ट्रा कर सकते, 2 दिन तक हम इसका मिट्टी को जो है नमी बरकरार बनाए रख सकते हैं। अगर जुतवा दिया तब हम काम है, आपने जुतवा दिया हमने तब, जुतवाएंगे नहीं, जल्दी जल्दी पानी ऊपर उड़ जाता है वो, इसी केस कोड के कारण पानी उड़ जाता है। अगला है, दूध के मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? अभी केंद्रीय बल। देखिए, 2 चीज प्रश्न पूछता है आपसे यहाँ से। एक भी जो मशीन वाला आया था प्रश्न, जो है वॉशिंग मशीन का जो प्रश्न था, मतलब वॉशिंग में किस बीज के कारण जो है कपड़े साफ होते हैं या सूखते हैं, और एक ये दूध पूछता है कि दूध से क्रीम जो है किस बीज से अलग होती है, तो दोनों का जवाब क्या आपका रहेगा? अभी केंद्रीय। दोनों का जवाब तो अभिकेंद्री बल रहेगा। अभिकेंद्री बल का मतलब होता है कि जो बल केंद्र की तरफ खींचता है, जी अभी मतलब होता है अभिमुख, केंद्र की तरफ जिसका मुख हो, उसको अभिकेंद्री बल कहते हैं। अगला है, आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? E बराबर mc जी की घाते 2। भाई इसके बारे में बहुत पता हमको नहीं है, कैसे कैसे क्या फार्मूला, क्योंकि विज्ञान मेरा विषय नहीं रहा है, जी सर। मैं कक्षा 8 तक एम विज्ञान पढ़ा एम हूँ। एम द्रव्यमान है सर। हाँ, कक्षा 8 तक मेरा ई जो विज्ञान है, मैं विज्ञान पढ़ा नहीं हूँ, जी फिलहाल आप ई लोगों को सहयोग के लिए बता रहा हूँ मैं। द्रव्यमान है हाँ, बताइए कैसे कैसे, क्या ई बराबर क्या है? ई सर वो गुरुत्वीकरण है। चलिए ठीक है, इसको सूत्र जम करते हुए याद कर लीजिए, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ई द्रव्यमान एम द्रव्यमान है, चलिए, तो व्याख्या कैसे, और व्याख्या सी बताइए हमको। सर सी हाँ, प्रकाश की बताइए। चाल है। अच्छा, पूरा एक बार मैं देखता मीटर हूँ पर इसको। सेकंड में इसका 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर में हाँ, इसका 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और किलोमीटर में अच्छा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी चाल। अच्छा, प्रकाश की चाल है ये। जी सर, सी। चलिए, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? ई बराबर ई फॉर मतलब m × c²। गति है, ई फॉर ई गति है। ऊर्जा है सर, ई ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा, ये ऊर्जा है, एम का सी इक्वल टू। चलिए, फिलहाल जी क्या चीज है वही लोग जाने, भाई सर अपना विज्ञान सर को समझे। आइंस्टीन ने बताया था कि अगर किसी पदार्थ को जलाएंगे
तो जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो E बराबर m इंटू सी स्क्वायर से ज्ञात की जा सकती है, यानी इस समीकरण के तुल्य ऊर्जा की मात्रा को आप ज्ञात कर सकते हो इस समीकरण से। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइंस्टीन के बारे में आप लोग जानते हैं, बिल्कुल विकलांग बिल्कुल था वो, मतलब पूरा उसका आधा शरीर काम नहीं करता था आइंस्टीन, और फिर भी उसने बहुत सारे सिद्धांत दिए, उस आइंस्टीन ने दिए हैं, अभी बड़े मान्य है पूरी तरह से। चलिए अगला देखिए, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, कारण क्या है? देखिए जवाब इसका दिया हुआ है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। इसे एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, एक प्रश्न इसे सेम बनता है। इसे बनता क्या है कि कोई नाव है, आप जो है कि आप जो है आप उसको नदी में तैरा रहे हैं, और वह नाव जो समुद्र में उतर जाती है, तो क्या होगा? नाव का स्तर ऊपर उठ जाएगा, घटेगा? ये प्रश्न इस तरह पूछता है। कोई नाव है, नदी में तैर रही है, और सीधे उसको आपने उसी नदी में तैर रही है, और नदी में तैरने के बाद सीधे सीधे नदी से होते हुए जो है समुद्र में चली गई हो, तो तैरना आसान हो जाएगा? मतलब उसका जलस्तर बढ़ेगा, घटेगा नाव के बढ़ेगा अंदर? का घनत्व। वो नाव ऊपर उठ जाएगी, नीचे दबेगी पानी में? ये प्रश्न था। ऊपर उठेगी। देखिए इसका जवाब देखिए ये है। उससे दूसरा प्रश्न यहाँ से एक और करता है, मतलब तैरना आसान है नदी के जल में कि समुद्र के जल में? समुद्र के जल में। समुद्र के जल में तैरना आसान है, क्योंकि समुद्र का घनत्व जो होता है, जो NaCl जो मिला उसमें होता है, उस कारण उसका जो घनत्व बढ़ जाता है। आप जानते हैं एक नदी है, एक झील, एक है मृत सागर, डेड सी जिसको हम कहते हैं। डेड सी में अगर आप कूद जाए तो आप डूबेंगे नहीं, और घुस गए तो निकल नहीं पाएंगे उसमें से आप। अगर एक बार आपने उसमें एंट्री मार दी, आप इस तरह अंदर चले गए उसमें, अगर तो बाहर नहीं निकल पाएंगे उससे आप, क्योंकि नमक आपको पूरी तरह से पकड़ लेगा पूरी तरह से वो। और जानते हैं आप 333% उसका जो है लवणत्व है उसका, डेड सी का, और उसका भार जो हो जाता है आपके शरीर से ज्यादा हो जाता है, मतलब इतना अधिक आपका जो भार है उसका जो भार है। डूबेंगे नहीं आप, अगर उसमें अगर लेट गए जाकर उस नदी पे, तो आप डूबेंगे नहीं उसमें। ऊपर क्या करेंगे आप लेटे हुए हैं तो आप उसमें डूबेंगे नहीं, आराम से उसके ऊपर आप जो है लेटते हुए आप तैर यात्रा कर सकते हैं उसमें। हाँ तैर सकते हैं, मतलब तैर तो पाएंगे नहीं आप, करके नदी पार कर लेना पड़ेगा आपको लेट करके। कहीं खड़े हो गए उसमें घुस जाएंगे, उसमें मामला हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए। ये बताइए भारत की सबसे अच्छा ये बताइए, प्रश्न बताइए। भारत की एक नदी है जिसको के नाम से जानते हैं, नाम क्या उसका है? किस नाम से? लवण नदी कहते हैं, नमक नदी या लवण नदी के नाम से जानते हैं। लूनी है सर। हाँ, ठीक जवाब बिल्कुल सही। लूनी नदी कहाँ बहती है, किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान में। बिल्कुल सही जवाब है। होता गायब कहाँ हो जाती है, कहाँ पे विलुप्त हो जाती है आकर के? गुजरात में, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में, मतलब जो है बालू में ही जो है उसी के बालू में आकर गायब हो जाती है वो लूनी नदी। जानते हैं हमें सबसे बड़ा मरुस्थल आपका भारत का जो है थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में है, उसी में नदी आकर गायब हो जाती है। चलिए आगे आ जाइए। ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? इसका जवाब लिखा हुआ है, वायु के कम दबाव के कारण। वायु के कम दबाव के कारण। आप लोग जानते हैं कि अगर अगर कोई वायुयान में यात्रा कर रहा है और कलम रखा हुआ जेब में, तो क्या हो जाएगा? उसका शर्ट जो है उसका शर्ट खराब हो जाता है। अगर आप वायुयान में बैठे हुए हैं और यात्रा पे हैं, अगर आप अपनी जेब में बढ़िया सी फाउंटेन पेन या डार्ट पेन रखे हुए हैं, तो सारी स्याही क्या हो जाएगी उसकी, बाहर निकल जाएगी, और पूरा शर्ट खराब कर देगी। ठंडी में आप, ठंडी चल रही समय है, ठंडी में आपका शर्ट खराब नहीं होगा कलम से, गर्मी पड़ने पर शर्ट खराब क्यों हो जाता है बताइए? आपके शर्ट पर जो स्याही जो कलम की होती है बाहर, अक्सर बाहर निकल जाती है गर्मी में, ठंडी में समस्या कम रहती है। बताइए कारण क्या इसका है? वायुदाब की कम दबाव। वायुदाब कम कब रहता है, ठंडी में गर्मी में?
ठंडी में। अच्छा, और कोई बताए? ठंडी में। वायुदाब ठंडी में ज्यादा रहता है, गर्मी में कम रहता है। वायुदाब का मतलब है आपके ऊपर एक एक अदृश्य दबाव, ढक्कन। जैसे मान लीजिए कलम फाउंटेन पेन आपकी है, फाउंटेन पेन पर एक बाहर से एक दबाव है, तब स्याही उसके अंदर रुकी हुई है। वो दबाव जो ही कम होगा स्याही बाहर की तरफ निकलेगी वहां से। गर्मी में क्या होता है, जब ताप बढ़ता है तो वायुदाब जो है कम होता है। उल्टा समय बिल्कुल दोनों में है। ताप बढ़ने पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है। ताप कब बढ़ता है, गर्मी ठंडी में तापमान कब बढ़ेगा तापमान, गर्मी में गर्मी ठंडी में? तो गर्मी में गर्मी तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, वायुदाब कम होगा। और वायुदाब कम होगा तब क्या होगा, वायुदाब जब कम होगा तो कलम का ऊपरी जो कैप है पीछे वाला, वो ढक्कन तो खत्म, उसका कमजोर पड़ जाएगा, तो उसका क्या स्याही क्या करती है, पीछे की तरफ स्याही बहाने लगती है वो। ये वायुदाब आपका है। और एक अदृश्य ढक्कन है। अगर इस मान लीजिए आप हैं, इस मान लीजिए आप एक पर्वता, आपकी इच्छा है मैं हिमालय चढ़ूं, हिमालय चढ़ाई पर जाऊं, और तो नाकों से खून क्यों बहने लगता है लोगों का, नाक से, आंख से, कान से खून क्यों बहने लगता है, कारण क्या है? वायुदाब वायुदाब बढ़ने के कारण, वायुदाब कम होने के कारण? वायुदाब बढ़ने का कम कम। उल्टा ही याद किए हुए हैं। अरे भाई आप सोचिए कि एक वायुदाब मतलब आपके ऊपर एक दबाव, ढक्कन आपके ऊपर एक है। आपके अंदर जो है नाक में खून क्यों जम रुका हुआ है, क्योंकि जो है बाहर से एक दबाया हुआ कोई उसको है, अंदर बाहर बाहर उसको नहीं आने दे रहा है। आपके आंखों से, आपके आंखों के अंदर जो है खून क्यों रुका, क्योंकि बाहर से कोई धक्का मारे उसको है। और वो धक्का खत्म होते ही क्या हो जाएगा, नाकों से खून और आंखों से खून, आपके कानों से खून निकलने लगता है। तो वायुदाब जब कम होगा तभी तो अंदर से खून बाहर आएगा। तो पर्वतों पर क्या होता है, पर्वतों पर ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ेंगे आप, 5 किलोमीटर के आगे ज्यों ही आप ऊपर बढ़ेंगे आप, वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होने के कारण नाकों और कानों से खून बहने लगता है। इसलिए जो है पर्वतारोही नाकों में रुई घुसा के जाते हैं, कानों में रुई डाल के जाते हैं। नाकों में डालेंगे वाले सांस नहीं ले पाएंगे, कान में रुई डालते हैं, कान में, ताकि कान से खून ना निकले उनके। ये चीजें हैं। और दूसरी चीज क्या होती है, परीक्षा में प्रश्न कई बार ये भी टच किया हुआ है कि अगर खाना बनाना आपको है, आपकी इच्छा में खाना बनाओ, एक खाना बनाने वाला आपको मैं हिमालय की चोटी पर भेज दिया जाए और एक को समुद्र तट पर भेज दिया जाए, जब तो जल्दी खाना कौन बना लेगा, जल्दी खाना कौन बनाएगा, हिमालय की चोटी वाला कि जो है कि समुद्र के तट वाला? जी समुद्र के तट वाला। और कोई? हाँ चलिए, अच्छा बताओ, जल्दी पानी उबलेगा सर। किसका, जल्दी पानी किसका उबलेगा, समुद्र के तट वाले का जल्दी कि? सर वो पहाड़ वाले का उबल कर गायब हो जाएगा जल्दी। और समुद्र तट वाले का पानी लेट उबलेगा। जी सर। देखिए, जल्दी और कम वाली बात है कि किस तापमान पर पानी जल्दी उबलेगा, जल्दी और कम वाली नहीं है, किस तापमान पर पानी जो हिमालय चोटी पर उबलता है, किस तापमान पर पानी जो है समुद्र तट पर उबलता है। तो तापमान वाली बात है। पानी के उबलने का तापमान, बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 अंश सेल्सियस है, लेकिन 80 जी पर ही पानी कहाँ पर उबलने लगता है, 80 पर ही पानी, आपके हिमालय की चोटी पर पानी 80 पर ही उबलने लगता है। जी तो सर जी। इसीलिए जो हिमालय पर, चूंकि हिमालय की चोटी, चूंकि कोई वायुदाब बहुत कम वहां पे है, वायुदाब कम होने के कारण जो है वहां पे पानी जल्दी उबाल मारने लगता है, लेकिन खाना लेट बनता है। और यहाँ पर जो है पानी 100 पर उबलेगा लेकिन खाना जल्दी बनेगा। इसी तरह से प्रेशर कुकर का भी याद रखिएगा आप लोग। तो प्रेशर कुकर में पानी कितने पर उबलता है, 120 प्रेशर कुकर में पानी कितने पर उबलता है, कितने पर? 120 हाँ बताइए। 120 या 25 पे 125 है, 125 है। एक ग्रह है जिसको हम प्रेशर कुकर सदृश ग्रह कहते हैं, नाम बताइए। किस ग्रह शुक्र। को शुक्र ग्रह को जो है प्रेशर कुकर सदृश ग्रह कहते हैं, क्योंकि वहां पर भी पानी 125 पर उबलता है। CO2 गैस सबसे अधिक मात्रा में CO2 गैस वहां पे है 97%।
और यहाँ 3.3% आपके आपके क्या बोलते हैं धरती पृथ्वी पर है, इतना वायुदाब यहाँ बन जाता है। और वहां पर 97% आपका CO2 है, तो वहां पर बताइए क्या हालत होगी। वहां अगर सूरज से अगर 1 अंश सेल्सियस का नाम है, एक अंश तापमान अगर घुस गया अंदर तो बाहर नहीं निकल पाएगा। चलिए आगे आ जाइए। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? ऊर्जा। ऊर्जा का यूनिट है। अच्छा बताइए, खाद्य ऊर्जा का है क्या सूत्र है? क्या जो है कि मात्रक क्या है खाद्य ऊर्जा का? खाने वाली ऊर्जा का मात्रक क्या है? कैलोरी होता है उसका, है मतलब खाद्य ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। खाद्य ऊर्जा का कैलोरी होता है। सर जूल नहीं होगा? जूल भी होता है, लेकिन खाद्य ऊर्जा मैंने पूछा आपसे, है ना, खाद्य ऊर्जा पूछा है। जो हम भोजन लेते हैं हमें उसका पूछा मैंने है। और जूल जो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। दोनों किलोवाट और जूल दोनों ऊर्जा का मात्रक है। जी सर। लेकिन जो खाद्य ऊर्जा जो आपकी होती है, इसे नहीं होता कि 2000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए हमको दिन भर स्वस्थ रहने, स्वस्थ व्यक्ति को या सर गरीब को। नहीं, मेहनत को आराम करने वालों को कितने कितने कैलोरी की ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा उसको कैलोरी में मापा जाता है उसको है। ये सर 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, जरूर ये होगा इस तरह से। फिलहाल मात्रक जो उसका कैलोरी ही है। और जूल भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जूल भी है। ये ऊर्जा का मात्रक जूल भी है। जूल कार्य करने के लिए ऊर्जा, जो ऊर्जा मिलती है हमको कार्य करने की, उसको जूल में ही मापते हैं। खाद्य ऊर्जा का मात्रक आपका जो कैलोरी है। जी सर। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? 3 नियम न्यूटन ने दिया है, 3 नियम। जड़त्व। पहला नियम इसका कौन सा है? जड़त्व का नियम इसका पहला है। जड़त्व का नियम है। इसी नियम के तहत जो है, आप जो गाड़ी पे जा रहे हो, एकाएक गाड़ी में ब्रेक लगता है तो क्या होता है, तुरंत आप जाकर के उससे जो है टकरा जाते हैं। अगला क्रिया का नियम है। आपने किसी पत्थर में झटका मारेगा आपको। तो 3 नियम न्यूटन ने 3 नियम दिया है। और इसमें एक नियम और उसका है। चलिए 3 नियम यह इसका बराबर है। है सर। अब यह बराबर नियम है। शॉर्ट बताइए भाई, हिंदी में बताइए। इसका तीनों तीनों नियम किसी के याद बताइए। तीनों नियम किसी के याद बल है? बराबर। हाँ सर। हाँ जड़त्व का नियम यह है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, तब तक वो जब तो तक सही है, कि उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो हाँ जी। क्रिया नियम के अलावा एक नियम उसका और है, क्रिया नियम उसका एक ठो है। एक नियम उसका और एक हाँ नियम उसका है। एक नियम और बताइए, हाँ कौन सर, सा बल नियम है? बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए, आपका जो है कि गुणा क्या बोलते हैं, गणितीय भाषा में बता रहे हैं आप हैं, और हम आपको साहित्यिक भाषा में पूछना चाह रहे हैं। तो उसका नाम बताइए, नाम क्या उसका है? जैसे मैंने कहा जड़त्व का नियम, क्रिया जी प्रतिक्रिया का नियम, एक नियम और इस तरह से उसका है। चलिए आगे आ जाइए। रेल की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई होती हैं? चलिए देखिए, इसका जवाब इसका साफ साफ लिखा हुआ है। रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक में आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जाता है। तो जहाँ पे टर्न जहाँ पे होता है, जहाँ पे मोड़ होता है, थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे बनाते हैं उसको। वहां पे जिस सड़क देखते होंगे आप लोग ने, हाईवे जो बनता है, जब टर्न होता है तो वहां किनारे थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं उसको, और ढाल कर देते तो क्या होगा, जो मान ली किनारा कोई मतलब मोड़ कोई है, और वही ढाल कर दिया गया मोड़वे पे, तो जो गाड़ी चलाए तो जो बेचारा मुड़ना चाहेगा इस तरह से, क्या हो जाएगा, सड़क करके चला जाए किनारे। ये जो ऊंचाई क्या है, किनारे जो ऊंचाई करते हैं, उससे लाभ क्या मिलता है कि जो ऊंचाई कारण, जो बल कारण व्यक्ति आराम से मुड़ जाता है उससे, और ढाल कर देंगे नीचे में गिर जाएगा जाकर के वो। तो यही चीज यहाँ पर भी है। जो जो बकरों बने, जो जहाँ मुड़ाव जहाँ होता है, किस कारण से बैंक की जाती है, मतलब मोड़ी जाती है, जिसके उस कारण है, उसके पीछे कारण वही केंद्रीय बल, ताकि बढ़िया से लग जाए वहां पे। एक द्रव बूंद की आवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, इसका कारण क्या है? साफ साफ लिखा, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। और प्रश्न जो आपका पूछता है यहाँ से,
कपड़े को साफ करने के लिए उसमें हम जो है कि डिटर्जेंट क्यों मिलाते हैं? बताइए। ताकि जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाए। पहली बात ये जानिएगा, अगर सरफेस टेंशन कम नहीं होगा तो पानी उसके अंदर घुसेगा नहीं, बूंद का रूप ग्रहण करेगा ना। पृष्ठ तनाव अधिक होने पर क्या होता है? पानी होता है जो बूंद का रूप ग्रहण करेगा। जब बूंद का रूप ग्रहण करेगा कपड़े के अंदर नहीं घुसेगा, और नहीं घुसेगा कपड़ा आपका साफ नहीं करेगा। इसी चीज को कम करने के लिए क्या करते हैं, पानी में हम जो सर्फ मिलाते हैं ताकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाए, और उसमें कुछ डिटर्जेंट होते हैं जो उसके गंदगी को साफ भी करते हैं। तो दोनों कारण है। पृष्ठ तनाव कम करने के लिए हम जो पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं, और डिटर्जेंट कुछ उसमें होते हैं जो उसके मतलब गंदगी को साफ करने वाला भी काम करते हैं। तो खास करके पानी के पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए हम जो उसमें डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ देखो, नीचे वाला देखो, लिखा भी वही चीज है जो मैं बताया आपको, वही चीज लिखा हुआ है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तब पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? या नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? घट जाता है। चलिए भाई, मेरा सर दर्द ठीक हो गया। सुबह से सर दर्द कर रहा था, पढ़ा तो ठिका गया। तो लग रहा है पढ़ाने ना पढ़ाने कारण सर दर्द कर रहा था। चलिए अंतिम प्रश्न बता दीजिए आप लोग। अब मैं भी पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, थोड़ा सा आराम किया सकता है। पहिए में बाल बेरिंग का क्या काम है? जो पहिया होता है उसमें बाल बेरिंग कौन सा काम करता है? तो जवाब इसका लिखा हुआ है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलता है। जो गतिज घर्षण होता है उसको बेलन में चेंज कर लेता है। अंतिम प्रश्न जरा केवल देख लीजिए। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, मतलब इसका प्रश्न मतलब इसका ये कि वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर क्यों रुकती है? क्योंकि बहुत सारे ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है, धरती पर वायुमंडल क्यों है? बताइए भाई। जवाब इसका है गुरुत्वाकर्षण। जवाब क्या इसका है? इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण। अच्छा बताइए, कोई चीज आपने आसमान में फेंका तो लौट कर धरती पर ही क्यों आती है? कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्या ऐसा भी हो सकता है कोई चीज फेंके और लौट कर धरती पर ना आए? जी सर। हमारे मन में है कि हम कुछ चीज ऐसा लौकाएं ऊपर फेंक उठा करके और धरती पर लौट के ना आए हो। क्या संभव है? नहीं है। हाँ सर, संभव है। बताइए भाई, करे किया इसको कल प्रयोग किया जाए, बताइए कैसे होगा ये। सर अगर हम किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दें तो वो कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, पलायन हो जाएगी सर। पलायन वेग कहलाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवाब सही आपका है। इसको धरती का पलायन वेग कहते हैं। इसी को धरती का पलायन वेग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर कोई चीज धरती से हम फेंक देंगे, ऊपर फेंकेंगे अगर, तो लौट करके वो धरती पर नहीं आएगी। मतलब धरती की जो आकर्षण क्षमता है, जो गुरुत्व क्षमता धरती की है, जो ग्रेविटी है, उस गति पर काम नहीं करेगी। जी सर। तो यही चीज यहाँ पे, और प्रश्न जो था यहाँ पे, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी कि पृथ्वी पर क्यों रहती है? क्योंकि हवा को खींचने की क्षमता धरती के पास है, और ये क्षमता बुध के पास नहीं है, चंद्रमा के पास क्षमता नहीं है। इसी कारण से वहां पर जो है, वहां पर क्या है, वहां पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा के पास क्षमता नहीं है कि जो वायुमंडल को खींच पाए, अपनी तरफ रख पाए, अपनी तरफ हो। इसी कारण से चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। धरती के पास क्षमता है, इसलिए वहां पे वायुमंडल रुका हुआ है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो धरती पर भार भी, वजन भी आपका इसी कारण से है। जितनी जिसकी क्षमता खींचने की होती है उसी हिसाब से आपका वजन और भार बनता आपका है। जैसे अगर मेरा वजन जो है धरती के भूमध्य रेखा पर अगर 50 किलो का है, और मेरी इच्छा है कि मैं यही वजन जा करके उस पे जाकर आऊं, क्या बोलते हैं जो ध्रुव जो है आपका, उत्तरी ध्रुव पर चला जाऊं मैं, नॉर्वे, और मैं चाह रहा हूँ वही किलो जाकर वहां जाकर जोखूं मैं, बताओ मेरा वजन में क्या फर्क पड़ेगा? मेरा बढ़ेगा घटेगा वजन मेरा? 50 किलो मेरा वजन है धरती के बीच में, मतलब भूमध्य रेखा पर।
और मेरी इच्छा है कि मैं चला जाऊं सीधे नॉर्वे चला जाऊं, जब जहाँ पे मध्यरात में सूरज निकलता है, तो वहां जाके अपना वजन कराऊं, मेरे वजन में क्या फर्क पड़ेगा, मेरा बढ़ेगा घटेगा मेरा वजन, कोई बता दे मेरे वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा? अब हम बहुत देर में खा क्या भाई पता नहीं किसी को चल पा रहा है, क्या किया जाए? मुझे घट अपना चेक जाएगा करना है सर। भाई। घटेगा? और कोई जी। बता दे, और कोई बताए? भाई दो ही होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बाकी लोग जवाब दे दें, क्या होगा मेरा वजन, 50 प्लस होगा 50 माइनस होगा? माइनस होगा, लेकिन बढ़त है कि नहीं घटत? हाँ ये इसका जवाब जो आपका है, बढ़ेगा मेरा वजन वहां पे, मेरा वजन वहां बढ़ेगा। उल्टा बताएं आप लोग, घटेगा नहीं बढ़ेगा मेरा वजन, नहीं, क्योंकि चंद्रमा पे तो घटता है, तो वहां भी तो चंद्रमा की घटेगा। बात मैंने कहा, चंद्रमा की बात मैंने कहा किया, मैं धरती के फार्मर्स ध्रुव बंद। की बात, मैं तो नॉर्वे की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्वे पे जाके मैं चेक करना चाहता अपना हूँ, नॉर्वे पे मतलब उत्तरी ध्रुव पे। अच्छा, उत्तरी ध्रुव की बात है। मैं तो नॉर्वे जब जाएंगे हम, तो वहां पे हमारा वजन क्या हो जाएगा, वजन वहां हमारा जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि क्योंकि चुंबक ले लीजिए, कोई चुंबक कोई ले लीजिए, उस चुंबक को लोहे के जो लोहे के जो बारीक कण उस पर डालिए, फेंक दीजिए उठाकर उसके ऊपर, जो है जो कण लोहे कण कहाँ सबसे चमकेंगे, बीच में चमकेंगे कि दोनों किनारे चमकेंगे, सबसे अधिक कहाँ चमकेंगे जाकर के लोहे कण जो है? किनारे पे चिपकेगा। किनारे। धरती भी एक चुंबक की तरह काम करती है, अर्थ इज लाइक ए मैग्नेट, और दोनों छोर जो इसके नॉर्थ और वेस्ट छोर जो धरती के हैं, चुंबक की तरह ही है, और दोनों ध्रुवों पर, धरती के दोनों ध्रुवों पर चुंबकत्व क्षमता, गुरुत्वाकर्षण की क्षमता सर्वाधिक होती है। इसीलिए क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल सबसे अधिक, सबसे नजदीक कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर आपके होता है। और 18 किलोमीटर तक मध्य मध्य क्षेत्र जो होता है, धरती का जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र जो है, वहां पे 18 किलोमीटर तक होता है, क्योंकि धरती उसको खींच नहीं पाती है मध्य में, और दोनों किनारे क्या करते हैं, बहुत तेजी से वायुमंडल को खींचते अपने पास खींच लेते हैं वो लोग, इसलिए वहां पे 7 किलोमीटर तक ही आपका क्षोभ मंडल होता है, और भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल कहाँ पर पहुंच जाता है, ये आपका 18 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। एक कारण और भी इसका कारण होता है, भूमध्य रेखा पर सूरज 6 महीना चमकता है, ज्यादा तापमान होता है, तापमान ज्यादा होने के कारण वायुमंडल हवा जो फैल जाती है, फैल कर ऊपर पहुंच जाती है, और ध्रुवों पर तापमान कम होने के कारण जो होता है, वहां पर नजदीक ही बना रहता है। दो कारण है जो, जैसे आपका क्षोभ मंडल जो है ऊपर नीचे होने के कारण जो यहाँ पे है। लेकिन मेरा प्रश्न जो था यहाँ पे, तो मतलब हवा धरती पर क्यों रुकी हुई, इसका कारण यही है कि धरती का गुरुत्वाकर्षण क्षमता जो है हवा को रोकने लायक है, इसलिए रोका हुआ है। तो कई चीजों पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया, और जानिएगा ये सारी चर्चा जो हुई है, सब प्रश्न घुमा फिरा के आपके इसे परीक्षा में आपके आते हैं, अलग से कुछ नहीं आता है। अब अलग बात थोड़ा सा घुमा दे, कुछ और तरह से पूछ ले आपसे, ये सारी चीजें आपसे पूछेगा इसी तरह से। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग कल सुबह मिलेंगे, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। राजेश जी, श्री राम जी, प्रेम कुमारी, सभी लोगों को शुभ रात्रि। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।